पेगासस स्पाईवेयर को डिस्कस करते हैं। थोड़े दिन पहले एक वर्ल्ड के 20 मीडिया हाउस उन्होंने कोलैबोरेशन करके एक रिपोर्ट पब्लिश किया और उस रिपोर्ट का नाम था द पेगासस प्रोजेक्ट। और उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने ऐसा कहा कि इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 300 वेरीफाइड नंबर हैं जिसको ऊपर स्नूपिंग किया गया। अब उस नंबर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर थे, राहुल गांधी था, फिर उसके बाद जो है कि प्रशांत किशोर, फिर उसके बाद कुछ जो जजेस थे, उसके बाद कुछ एक्टिविस्ट थे, कुछ स्टूडेंट लीडर थे, कुछ जर्नलिस्ट थे, तो कुछ बिजनेसमैन थे, अनिल अंबानी का नाम भी बाद में आता है। 300 वेरीफाइड लोगों के ऊपर ये किया गया बिटवीन द पीरियड 2017 टू 2019 के बीच में। पूरे वर्ल्ड में 40 कंट्री के लिए इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश किया है और उस 40 कंट्री में 50,000 से ज्यादा लोगों का स्नूपिंग हुआ है। डेट इंक्लूड सऊदी अरेबिया के प्रिंस, डेट इंक्लूड फ्रांस के प्रेसिडेंट मिस्टर मैक्रोन, और ऐसे बहुत सारे लोगों पे स्नूपिंग किया गया है। तो उसका पूरा नाम था द पेगासस प्रोजेक्ट, उसका नाम था। अब पेगासस स्पाईवेयर क्या होता है? इजराइल की एक कंपनी है जिसका नाम है एनएसओ। उसने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिसका नाम है पेगासस। पेगासस स्पाईवेयर है, वो हमारे मोबाइल के अंदर घुस जाता है। मोबाइल के अंदर घुसने के बाद माइक्रोफोन ऑन कर देता है, घुसने के बाद कैमरा ऑन कर देता है, हमारे मैसेज को एक्सेस कर सकता है, हमारे कॉन्टेक्ट को एक्सेस कर सकता है, हम किससे कॉल पे बात कर रहे हैं कॉल रिकॉर्डिंग को वो सुन सकता है। तो ये पूरा एक स्पाई करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। कल एनएसओ के जो चीफ थे उन्होंने कहा कि पेगासस समवन हैज टू बिकम डर्टी, कि जो वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक करने के लिए, तो ये टेररिस्ट को, ब्लैक एलिमेंट को स्पाई करने के लिए यूज किया जाता है। बट कितनी बार ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ द डे इसका मिसयूज करती है और अपने ही पॉपुलेशन के अगेंस्ट या जो लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं उनके अगेंस्ट स्पाई करने के लिए यूज करती है। तो आउटलाइन है इस लेक्चर का, पेगासस स्पाईवेयर क्या है। अभी इंडिया का डिजिटाइजेशन आप देखोगे तो कोविड लास्ट ईयर आउटब्रेक हुआ मार्च 2020 में। उसके बाद अब देखना कि हमारे लाइफ के सारे स्फीयर में हम डिजिटल वे में इंटरेक्ट करते हैं, एटलीस्ट अर्बन एरिया में तो है ही। जैसे पहले मैं पेट्रोल पंप पे जाता था तो मैं कैश निकाल के उसको देता था, अब डायरेक्टली गूगल पे या फोन पे से हम कर लेते हैं। तो डिजिटाइजेशन हमारी लाइफ में काफी एंटर हो गया है। तो डिजिटाइजेशन का एक्सटेंट क्या है इंडिया में, बेनिफिट क्या है, चैलेंजेस क्या है, और तब पेगासस स्पाईवेयर जैसा कुछ आएगा तो ये तो हम बहुत ज्यादा थ्रेट में हैं। जैसे हम अपने बेडरूम में क्या कर रहे हैं, बाथरूम में क्या कर रहे हैं, ये सबको पता चल जाएगा। ये लिंक है जनरल स्टडी 3 में, एक टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी। सिलेबस के अंदर मेंशन है बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है साइबर सिक्योरिटी का, थ्रेट हम क्या फेस करेंगे और कैसे हम साइबर स्पेस को सिक्योर कर सकते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक था, तो यही टॉपिक आज लिया है, इसी को हम 360 डिग्री देखते हैं। तो दो वीडियो है कि पेगासस स्पाईवेयर क्या होता है, और फर्स्ट वीडियो, और दूसरा वीडियो है कैसे इससे हम बच सकते हैं। तो ये दोनों को हम देख लेते हैं, एक 5 मिनट का है, एक 3 मिनट 4 मिनट का है। दोनों को देख लेते हैं फिर आगे मूव करते हैं। ना वो कैसे इससे हम बच सकते हैं, प्रिवेंशन। Pegasus, snooping, surveillance, and hacking. This is all we have been hearing for the last 3 days. But what is it all about? How does this work and how can you secure your phones? Here is what you all need to know. Number 1, how does Pegasus work and what information is compromised? Pegasus is a spyware developed by NSO Group, which is a private Israeli company. It is marketed and licensed to governments across countries for various purposes. It is extremely sophisticated and can turn any device into a surveillance device. How does this work? There are many ways. Pegasus is extremely potent and powerful. From text links or messages to zero-click attacks that may not even require any action from phone's user,
Pegasus can be installed in various ways. यानी कि खाली एक मिस कॉल से भी आपके फोन को इन्फेक्ट किया जा सकता है. Reportedly, it earns the root level privileges. This means that the spyware acts like an administrator of the phone. It can run in the background and can send all your data to the server or the attacker. From WhatsApp, iMessages to even texts and calls. This spyware can exploit many vulnerabilities. Once in your phone, it can send your location, your chats, your text messages, and even your call recordings to the attacker. Possibly the most dangerous thing is that it can control mobile's camera and microphone. The attacker can even uninstall the spyware from your phone whenever he wants. अब इसके बीच में क्वेश्चन ये आता है, how can we protect ourselves? In India, Pegasus spyware was reportedly used to bug 300 mobile phones, and those were allegedly targeted include opposition leader Rahul Gandhi, 2 ministers in Narendra Modi cabinet, political strategist Prashant Kishore, and over 40 journalists and activists. If their phone can be hacked, what about us? What can we do? How do we protect our mobile devices? The answer, unfortunately, is not very clear. As I said, this spyware is extremely powerful and potent. So there are only few things that we can do to secure our phones, and that may or may not work. Washington Post, one of the media organizations behind this expose, says that one should always keep his or her phone updated at all times. Update your phone with the latest update and ensure that automatic updates are on. This will make sure that any loopholes that are exploited by these spywares may get patched up in the next update. Set strong passwords for your mobile devices and important application, and whenever possible, turn on the two-factor authentication. The passwords must be unique and difficult to predict. Do not click on any link that appears to be malicious to you. Spywares are known to exploit these vulnerabilities. You can use the privacy or vanish mode for your text messages so that the messages do not get stored in your mobile phone for a very long time. From denial to contradictory statements, the government has said many things, but yet everything is unclear. Who did it? Why was it done? Did the government authorize these attacks? And who will take the responsibility if these attacks are true? These are the some questions that are needed to be answered. The scandal is making a lot of noise in India because it involves many big influential people. The government must answer if these reports are true and if it authorized this snooping. We need an independent investigation in this scandal, and those who are responsible for this must be held accountable. What do you think about this? Let me know in the comment section. तो पेगासस स्पाईवेयर क्या है? तो अभी द पेगासस रिपोर्ट आया था. उस पेगासस रिपोर्ट, द पेगासस प्रोजेक्ट के अंदर वर्ल्ड के 20 मीडिया हाउस थी, जिसमें द गार्जियन, द वाशिंगटन पोस्ट और इंडिया से द वायर था. उन्होंने रिलीज किया और उन्होंने कहा कि वर्ल्ड में 50,000 फोन नंबर के ऊपर स्नूपिंग किया गया, सर्विलेंस पे डाला गया, और दिस वाज बिटवीन द पीरियड 2017 से 2019 में. इंडिया में लोकसभा का इलेक्शन हुआ था 2019 में. इंडिया के अंदर ऐसे 300 नंबर्स हैं, जिसमें एक, जैसे वीडियो में भी हमने देखा, पहले मैंने बताया, जिसमें इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी थे, जैसे राहुल गांधी थे, या फिर टीएमसी के लीडर अभिषेक बैनर्जी थे, प्रशांत किशोर थे. तो ऐसे बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग थे, उनके ऊपर स्नूपिंग किया गया. तो इसका नाम था द पेगासस प्रोजेक्ट, और ये एक न्यूज़पेपर के अंदर हेडलाइन था. इसमें था कि नोबडी इज सेफ नो मैटर व्हाट इज द पोस्ट. जैसे एक सबसे रिवीलिंग इंफॉर्मेशन था. Here's the top search result. भाई, एक सबसे रिवीलिंग इंफॉर्मेशन था. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई उस समय थे. तो एक फीमेल ने उनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का एलिगेशन लगाया. उसके बाद वो जो फीमेल थी, उसके फैमिली मेंबर के 12 फोन नंबर को सर्विलेंस पे डाला गया. और उसके बाद रंजन गोगोई जो है, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस पूरा दब जाता है, खत्म हो जाता है, और उसके बाद वो फिर राज्यसभा के वो मेंबर बन जाते हैं. उस बीच एक और कंट्रोवर्शियल होता है कि अयोध्या जो टेम्पल है, उसका जजमेंट भी रंजन गोगोई के उसमें चीफ जस्टिस जब रहते हैं तब आता है. तो इसमें कहा गया कि क्या इस इंफॉर्मेशन को यूज करके किसी को ब्लैकमेल किया जा रहा है, क्या इस इंफॉर्मेशन को यूज करके किसी को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है. तो ये सब क्वेश्चन अराइज होते हैं. तो इसमें जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, जिसने चीफ जस्टिस के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का एलिगेशन लगाया वो है, मिनिस्टर्स हैं, जो अभी आईटी मिनिस्टर हैं हमारे अश्विनी वैष्णव, उनके ऊपर था, प्रहलाद पटेल है, उनके ऊपर था,
मिनिस्टर्स के कुक के ऊपर, मिनिस्टर के वाइफ के ऊपर, मिनिस्टर्स के गार्डनर के ऊपर। और कितनी जर्नलिस्ट इसमें है, वो फीमेल जर्नलिस्ट है। तो इसमें ये भी कहा गया कि मीन्स अगर फीमेल जर्नलिस्ट हैं तो जैसे उनका पर्सनल बहुत सारे मोमेंट है उसको भी कैप्चर किया होगा। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक है। किस किस कंट्री में किया गया, तो वीडियो में हमने देखा था कि वर्ल्ड के 40 कंट्री में किया गया, इंडिया भी उस 40 कंट्री में से एक है। सो मैक्सिको, यूके, फ्रांस के तो प्रेसिडेंट का ही स्नूपिंग हुआ, स्पेन, मोरक्को, लेबनान, इजिप्ट, इंडिया एटसेट्रा, ये सारे कंट्री में हुआ। अब पेगासस स्पाईवेयर क्या होता है? एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो हमारे फोन के अंदर एंटर होता है विदाउट आवर परमिशन। जैसे फोन के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर एंटर कैसे होगा? नंबर 1, मैं गूगल प्ले स्टोर पे जाता हूँ और प्ले स्टोर पे जाने के बाद कोई ऐप डाउनलोड करता हूँ। अगर वो ऐप सिक्योर नहीं है, उसको मैंने डाउनलोड किया, तो हो सकता है कि वो मेरे मोबाइल से इंफॉर्मेशन ले ले, मेरे मोबाइल को मैनिपुलेट करे। तो एक ये वे होता है। इसलिए कहा जाता है कि गूगल प्ले स्टोर पे हम जाते हैं तो जो सिक्योर ऐप है उसी को हमें डाउनलोड करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 होता है कि आपको कहीं से मैसेज आया, आपको कहीं से ईमेल आया और उसके अंदर कुछ लिंक है, आपने उस लिंक को प्रेस कर दिया और जिसकी वजह से आपके मोबाइल में डाउनलोड हो गया, तो ये सेकंड है। लेकिन पेगासस 0 क्लिक स्पाईवेयर है, यानी किसी को लिंक भेजने की जरूरत नहीं है। वो क्या करेगा, जैसे कि आपका व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर आपको एक व्हाट्सएप का मिस कॉल आएगा। तो जब मिस कॉल आया तो आपको दिखेगा कि से XYZ नंबर से आपको जो है वो मिस कॉल आया है। आप जब उसको खोलोगे तो वो आपके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा और बाद में वो मैसेज डिलीट हो जाएगा, यानी आपको पता ही नहीं कि ऐसा कुछ आया था या नहीं आया था। अब वो आपके मोबाइल के बैकग्राउंड में वर्क कर रहा है। तो यानी ये 0 क्लिक सॉफ्टवेयर है, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके सिस्टम के अंदर आ जाएगा। सो विदाउट योर कंसेंट आपके मोबाइल फोन को ये कंट्रोल कर रहा है। मोबाइल फोन अभी बॉडी का ऑर्गन हो गया है। जैसे कि से अभी मैं यहाँ पे लेक्चर ले रहा हूँ तो मैंने अपने बाजू में रखा है मोबाइल, सेम वे में डिनर कर रहा हूँगा, किसी से मिलने गया हूँगा या फैमिली मेंबर के साथ बैठा हूँगा, हमारे बाजू में होता है, हमारे पॉकेट में होता है। अब उसमें माइक्रोफोन चालू हो गया, उसके अंदर कैमरा चालू हो गया और उस समय आप पता नहीं कौन से स्टेट में है। तो ये एक बहुत डेंजरस फिनोमिनन है, विच मीन्स कहीं पे भी आप सेफ नहीं है। यू आर नॉट सेफ इन योर बाथरूम, यू आर नॉट सेफ इन योर बेडरूम, यू आर नॉट सेफ इन योर हाउस, यू आर नॉट सेफ इन योर ऑफिस, कहीं पे भी तो आप सेफ नहीं हो ना। और प्लस हम क्या करते हैं कि मोबाइल को यूज करके बहुत सारे डिवाइस को भी ऑपरेट करते हैं। हमने इसको पेयर करके रखा है, जैसे हमारे घर में स्मार्ट टीवी है उसके साथ पेयर करके रखा है, लैपटॉप के साथ पेयर करके रखा है, कार में म्यूजिक सिस्टम है उसके साथ पेयर करके रखा है। बहुत सारे जो बैंकिंग के ऐप हैं या ई कॉमर्स के ऐप हैं हमने मोबाइल के अंदर रखा हुआ है। तो अगर कोई आपके मोबाइल के अंदर घुसता है तो यानी 90% जितने आपके लाइफ को वो कंट्रोल कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, आपकी इंफॉर्मेशन को बाहर रिवेल कर सकता है। इसको NSO ग्रुप बनाता है। ये कैसे हमारे मोबाइल के अंदर एंटर होता है? मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है या एप्पल का अपना सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ वीकनेस होता है। तो ये क्या करता है, उस वीकनेस को एक्सप्लॉइट करता है और उसके थ्रू एंटर हो जाता है। तो अगर आपके मोबाइल का सिक्योरिटी सिस्टम ठीक नहीं है तो उसकी वजह से जो है वो आपके मोबाइल में एंटर हो जाता है। तो NSO ग्रुप है, एंड्रॉयड है या iOS एप्पल का है, किसी में भी घुस जाता है। इजरायली कंपनी का ऐसा कहना है कि हम इसको क्रिमिनल्स को, टेररिस्ट को ट्रैक करने के लिए यूज करते हैं, उनका स्पाइंग करते हैं, बट मास सर्विलेंस के लिए हम नहीं यूज करते हैं। बट बहुत सारे कंट्री में इसका मिसयूज हुआ है और मास सर्विलेंस के लिए हमने उसको यूज किया है। NSO, अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी इरप्ट होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक कुछ भी नहीं बोला है। NSO कहता है कि हम इस सॉफ्टवेयर को सिर्फ गवर्नमेंट को बेचते हैं, ओनली गवर्नमेंट को बेचते हैं, सोवरेन गवर्नमेंट को, यानी इंडियन गवर्नमेंट को बेचा होगा। अगर गवर्नमेंट ने इसको नहीं खरीदा है और गवर्नमेंट ने ये सब स्नूपिंग नहीं किया तब तो और बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे कंट्री के अंदर कांग्रेस सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है आफ्टर बीजेपी। तो कांग्रेस के सबसे इंपॉर्टेंट लीडर, उनका सर्विलेंस हो रहा है, कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसका हो रहा है, कोई जर्नलिस्ट का हो रहा है, कोई मिनिस्टर का हो रहा है। यानी जो हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए हैं, इंपॉर्टेंट पोस्ट पे बैठे हुए हैं, अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो ये कौन करा रहा है? तो ये तो बहुत बड़ा रिस्क हो गया। कल तो कोई भी हमारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में कुछ भी प्लांट करके कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकता है, और अगर गवर्नमेंट ने कराया है तो ये भी गलत है।
क्योंकि गवर्नमेंट क्यों कराता है अपने पॉपुलेशन का? अगर इसमें कहा गया है कि ये क्रिमिनल के लिए है, टेररिस्ट के लिए है, तो कोई पॉलिटिकल लीडर टेररिस्ट तो है नहीं, अगर कोई जर्नलिस्ट तो टेररिस्ट है नहीं, अगर आपको लगता है वो टेररिस्ट है तो उसके अगेंस्ट आप एक्शन लो। तो इसमें गवर्नमेंट कैच 22 सिचुएशन में है, क्या हम इसको डिनाई करें, क्या हम इसको एक्सेप्ट करें? तो ये दोनों में कैच 22 सिचुएशन में है। एक स्मार्टफोन को अगर हमें इन्फेक्ट करना है तो पेगासस से लाइसेंस लेना पड़ेगा, और ये 70 लाख रुपए का आता है, यानी मेरे एक मोबाइल नंबर को इन्फेक्ट करना है तो 70 लाख का आएगा। तो इसमें इंडिया में 300 लोगों के ऊपर ये इन्फेक्ट हुआ। ये तो जनता का पैसा है, जनता का पैसा गवर्नमेंट अगर स्नूपिंग के लिए यूज कर रही है तो ये तो गलत है। तो जनता के पैसे को डेवलपमेंट के लिए यूज करना चाहिए, क्यों हम इस सब चक्कर में पड़ रहे हैं? ये हमारे मोबाइल में एंटर कैसे होता है? तो कोई हमें एसएमएस सेंड करेगा, या कोई हमें व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करेगा, या व्हाट्सएप पे कॉल करेगा, आई मैसेज कोई हमें सेंड करेगा, या फिर किसी भी अननोन तरीके से कोई हमें मेल कर देगा, या फिर किसी भी तरीके से हमारे मोबाइल के अंदर एंटर होता है। ये हमारे मोबाइल से कौन से डेटा को ले सकता है, एसएमएस को रीड कर सकता है। जैसे ये आपके मोबाइल में एंटर होता है, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बैंक अकाउंट है, आपका पूरा बैंक का डिटेल उसके पास आ गया। कितनी बार हम मोबाइल में लॉगिन करते हैं किसी ब्राउजर को तो पासवर्ड सेव रखते हैं, ताकि बार बार कौन यूजर नेम पासवर्ड डालेगा। अब वो कोई ट्रांजेक्शन करेगा, ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा, वो मैसेज भी एक्सेस कर रहा है, ओटीपी उसने डाला, पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। अब आप जाओ जिसके पास जाना है, तो एसएमएस को कर सकता है एक्सेस, ईमेल को एक्सेस कर सकता है, व्हाट्सएप चैट को एक्सेस कर सकता है, फोटो और वीडियो को एक्सेस कर सकता है आपके मोबाइल में, आपके मोबाइल का माइक्रोफोन को एक्टिवेट कर सकता है। आप बाजू में बैठे हुए, माइक्रोफोन एक्टिवेट हुआ, आप जो भी बात कर रहे हैं कोई थर्ड पर्सन सुन रहा है। उसके बाद कैमरा को एक्टिवेट कर सकता है, कॉल को रिकॉर्ड कर सकता है, जो आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं, जीपीएस डेटा को, आपके लोकेशन को ट्रेस कर सकता है, कब जाते हैं, कहाँ जाते हैं, आपके कैलेंडर में जो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है उसको ये एक्सेस कर सकता है, और आपके कॉन्टेक्ट बुक को ये एक्सेस कर सकता है। प्रशांत किशोर अभी 2 इलेक्शन में उन्होंने स्ट्रेटजी बनाया था, एक तमिलनाडु का इलेक्शन और वेस्ट बंगाल का इलेक्शन। तो उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के इलेक्शन में मेरे को डाउट हो रहा था कि कोई सर्विलेंस हो रहा है, कोई स्नूपिंग हो रहा है। तो मैंने अपने पूरी टीम को कहा कि हमको अब कुछ भी काम करने के लिए नाइदर लैपटॉप यूज करना है, नाइदर हमें मोबाइल फोन यूज करना है, हम बिना इसको यूज किए काम करेंगे, पेपर पेन पे ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे। तो और उन्होंने कहा कि मैंने 10 से 12 अपने नंबर चेंज किए, बट सब में मुझे ऐसा डाउट हो रहा है। तो इमेजिन करो, तो फिर बचा क्या? ये सब अगर आपके मोबाइल से कोई इन्फॉर्मेशन निकाल लेगा तो बचा ही क्या? इसमें बहुत सारे ऐसे डिटेल होंगे जो आपका पर्सनल होगा, और अगर किसी को आपके बारे में पर्सनली ज़्यादा पता चल जाए तो वो आपके वीकनेस को एक्सप्लॉइट कर सकता है। यहाँ पे पेगासस हमारे मोबाइल के अंदर कोई वीकनेस होता है, कोई वल्नरेबिलिटी होता है, उसको एक्सप्लॉइट करके वो हमारे मोबाइल में एंटर होता है। पहले ये कैसे एंटर होता था? तो स्पीयर फिशिंग की वजह से होता था। स्पीयर फिशिंग क्या होता है? आपको कोई लिंक भेजा गया, आपने उस लिंक पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको लिंक भेजा गया, आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक किया और आपके मोबाइल में वो बैकग्राउंड में डाउनलोड हो गया। लेकिन अब ये करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद जो है वो बहुत सारी मोबाइल कंपनी ने अपने अंदर ये इसके लिए एक फायरवॉल डाल दिया, प्रोटेक्शन डाल दिया, और लोगों के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है कि कोई भी लिंक आए कहीं से तो हमें उसको क्लिक नहीं करना है। उसके बाद हुआ कि व्हाट्सएप पे मिस कॉल आएगा, आप उसको देखेंगे मिस कॉल को, और वो आपके मोबाइल में बैकग्राउंड में इंस्टॉल हो गया। तो व्हाट्सएप ने बाद में फिर इसको बग को फिक्स कर दिया, और अब व्हाट्सएप से भी नहीं होता है। तो उसके बाद अब जो है कि से कोई वायरलेस ट्रांस रिसीवर है, फॉर एग्जांपल आपके घर में वाईफाई है या मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन से आप कॉल भी कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से कॉल भी आता है, तो वो ट्रांस रिसीवर का एग्जांपल है। ट्रांसमीटर भी है, सिग्नल ट्रांसमिट भी करता है, सिग्नल रिसीव भी करता है। तो अब वहाँ पे 0 क्लिक इंस्टॉल हो जाएगा, यानी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, फिर भी आपके मोबाइल में वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये तो अब डेंजरस है।
पेगासस स्पाईवेयर क्या कर सकता है, आगे हमने देखा था कि वो आपके कॉल हिस्ट्री को, आपके कॉल रिकॉर्ड को, आपके एसएमएस को, आपके व्हाट्सएप मैसेज को, एवरी माइक्रोफोन को, कैमरा को, सबको वो एक्सेस कर सकता है। नाउ पेगासस स्पाईवेयर का हिस्ट्री क्या है, तो 2016 में कैनेडियन साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन उसने ऐसा कहा कि यहाँ पे ह्यूमन राइट जो एक्टिविस्ट हैं अहमद मंसूर, उनके स्नूपिंग के लिए पेगासस यूज किया जाता है, जो अभी तक टेररिस्ट के लिए यूज किया जाता था, जो एनएसओ कहती है, बट ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के लिए। 2018 में सिटीजन लैब एक दूसरी रिपोर्ट पब्लिश करती है और उसमें कहती है 45 कंट्री में पेगासस का यूज हुआ है और इंडिया में भी यूज हुआ है। अगर आपको याद होगा तो 2018-19 में भी ऐसे ही एक बार अप्रोर हुआ था, बट उस समय क्योंकि उतने इन्फ्लुएंशियल लोग नहीं थे, बहुत कम लोग थे, तो जिसके वजह से ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ था। अक्टूबर 2019 में व्हाट्सएप ने रिवील किया अपने रिपोर्ट में, जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट इन इंडिया, उनके ऊपर पेगासस को यूज करके सर्विलेंस किया गया। और अभी जुलाई 2021 में द पेगासस प्रोजेक्ट 20 न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ये रिपोर्ट को पब्लिश किया और उन्होंने कहा कि बिटवीन 2017 टू 2019 के बीच में 300 पीपल इन इंडिया हु आर ऑन इन्फ्लुएंशियल पोजीशन, उनको स्नूपिंग करने के लिए यूज किया गया। अब इसमें इशू क्या इन्वॉल्व है, पहला एक इन्वॉल्व है कि टेक्नोलॉजी का हम मिसयूज कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का हम पर्पस अपने डेवलपमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का पर्पस हम किसी को परेशान करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी का मिसयूज कर रहे हैं। दूसरा, ये प्राइवेसी का वायलेशन है। जैसे आप इमेजिन करो कि 24/7 कोई आपको देख रहा है, तो आप अपने सेल्फ वे में बिहेव कब करोगे? आप तो हमेशा सोचोगे कि कोई ना कोई देख रहा है, अब मुझसे कुछ गलती ना हो जाए, मुझसे कुछ मिस्टेक ना हो जाए। तो ये प्राइवेसी का वायलेशन है, और वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी ये हमारा फंडामेंटल राइट है, और तब कैसे वायलेशन हो रहा है। अभी बिग बॉस के कंटेस्टेंट थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, इस बार के करंट अफेयर्स के बुकलेट मैंने इंक्लूड किया है, उन्होंने कोर्ट में पिटीशन डाला है, दैट इज राइट टू बी फॉरगॉटन। राइट टू बी फॉरगॉटन क्या होता है कि अभी इंटरनेट पे मेरे बहुत सारे क्लिप हैं, मेरे फोटोज हैं, मेरे रिलेटेड आर्टिकल है, तो मुझे लगता है कि अब ये सब मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं कहीं पे भी जाता हूं तो लोग मुझे पहले ही पहचान लेते हैं, मैं एक नॉर्मल लाइफ तो जी नहीं सकता। तो उन्होंने कोर्ट को कहा कि आप क्या करो कि ये सब जो कंपनीज को बोलो कि इंटरनेट पे जो मेरे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको वो डिलीट करें। तो जब राइट टू फॉरगेटन, राइट टू प्राइवेसी, ये सब राइट को हम इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, और दूसरी तरफ लोगों के मोबाइल फोन में घुस के हम देख रहे हैं कि वो क्या काम कर रहा है। तीसरा और इससे बड़ा प्रॉब्लमेटिक ये हुआ कि मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट ऑथोरिटी, मिसयूज ऑफ मनी। हम टैक्स क्यों देते हैं? ताकि वो पैसा गवर्नमेंट के पास जाए और गवर्नमेंट डेवलपमेंट पर्पस के लिए यूज करे, पर गवर्नमेंट वो पैसा हमारे स्नूपिंग के लिए यूज कर रही है। गवर्नमेंट को हम क्यों इलेक्ट करते हैं? कि वो अथॉरिटी को यूज करके सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को दूर करें, बट गवर्नमेंट ये तो नहीं कर रही है। तो मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट मनी। अब इससे हम बच कैसे सकते हैं? प्रिवेंशन क्या है? तो एक इसका प्रिवेंशन है, जैसे वीडियो में भी कहा गया था, कि हमें अपने मोबाइल को रेगुलर अपडेट करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? अपने मोबाइल के अंदर ऑटोमेटिक अपडेट चालू रखना चाहिए कि जब भी कोई नया अपडेट आएगा तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि जो पुराना वर्जन होता है उसके कुछ वीकनेस होते हैं, वो नए अपडेट में वो लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर उसको सॉल्व हो जाएगा तो हमारा मोबाइल ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। दूसरा, कोई भी लिंक आता है अगर वो क्रेडिबल सोर्स से नहीं है, उसको आप क्लिक ही मत करो। जैसे आपके किसी फ्रेंड ने, रिलेटिव ने कोई लिंक भेजा, ठीक है चलेगा, लेकिन आप किसी को जानते ही नहीं हो और कोई अननोन नंबर है, वहां से आपको कोई लिंक आया तो उसको क्लिक मत करो। थर्ड, जैसे कि अब ये मेरा मोबाइल है, इसमें किसी ने पेगासस डाल दिया है ना, तो अब मोबाइल का बैटरी का कंजप्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि बैकग्राउंड में तो वो भी चल रहा है। अभी जैसे कि मेरा मोबाइल पूरा बंद है, लेकिन वो मोबाइल का माइक्रोफोन चल रहा है, मोबाइल से इंटरनेट के थ्रू डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है, माइक्रोफोन ऑन है, तो जब सारे इसके ऑपरेशन ऑन होंगे तो बैटरी का कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है।
सारे ऑपरेशन ऑन होंगे तो इंटरनेट का कंजम्पशन ज़्यादा होगा। तो आप ये देखो कि आपके मोबाइल में पावर और डेटा का कंजम्पशन जो है क्या ज़्यादा हो रहा है, नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है। आप नॉर्मल एक बार मोबाइल को चार्ज करते हैं, पूरे दिन चलता था, तो अब एक घंटे में क्यों डिस्चार्ज हो जा रहा है, यानी कुछ इशू है। आप दिन में से 1 GB डेटा यूज़ करते थे, अब 5-5 GB 10-10 GB क्यों यूज़ हो रहा है। तो आप अपने मोबाइल को रेगुलर मॉनिटर करो कि क्या इसमें कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी है। तो ये थर्ड है। फोर्थ है, आप ये कर सकते हो कि मेरे पास मोबाइल है और मेरे मोबाइल से डेटा दूसरे के मोबाइल में या सर्वर में कैसे जा रहा है। मैं यहाँ पे कुछ बात कर रहा हूँ, किसी ने माइक्रोफोन को ऑन कर दिया और मैं जो भी बोल रहा हूँ इसमें रिकॉर्ड हो रहा है और ये पूरा इंफॉर्मेशन किसी के पास जा रहा है। 3 तरीके से ये जा सकता है। पहला, मेरे मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन है, सामने जो बैठा है उसके मोबाइल का भी ब्लूटूथ ऑन है, सारा इंफॉर्मेशन उसके पास जा रहा है। लेकिन ब्लूटूथ का तो रेंज होता है, ब्लूटूथ एंडलेस तो नहीं होगा 10-15 किलोमीटर कि इंडिया में किसी ने ब्लूटूथ ऑन किया और रशिया में इसको सुन रहा है, यानी 10 मीटर 20 मीटर तक जाएगा और बहुत ही अच्छा होगा। तो दूसरा है, मेरे मोबाइल से जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो रहा है वो एयरटेल के टावर पे जाएगा, क्योंकि मेरा एयरटेल का सिम कार्ड है। एयरटेल के टावर से इसरो या नासा का कोई सैटेलाइट होगा, वहां पे जाएगा इंफॉर्मेशन और वहां से इंफॉर्मेशन जो जिसको सुनना है उसके पास जाएगा। लेकिन अब इसमें कौन इन्वॉल्व है, अगर मुझे स्पाइंग करना है तो एयरटेल को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, वोडाफोन को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, नासा को लेना पड़ेगा, इसरो को लेना पड़ेगा, तब तो ये होगा। लेकिन अगेन इतने ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं तो स्नूपिंग करना ईजी नहीं है। थर्ड, मैंने अपने घर में वाईफाई लगा दिया है या मोबाइल इंटरनेट है, जो भी मेरे मोबाइल में एक्टिविटी हो रहा है इसको कोई सुन रहा है। उसके बाद इंटरनेट के थ्रू कोई रशिया में, अजरबैजान में, दुबई में बैठा हुआ है, उसके पास इंफॉर्मेशन जा रहा है। तो या तो ब्लूटूथ से इंफॉर्मेशन जाता है, या तो इंटरनेट से जाता है, या मोबाइल कनेक्टिविटी से जाता है। ब्लूटूथ से, मोबाइल कनेक्टिविटी से उतना प्रोटेक्टेड है, बट इंटरनेट से प्रोटेक्टेड नहीं है। तो अगर हमें लगता है कि अभी हम रात को सोने जा रहे हैं, अभी हम मोबाइल को यूज नहीं करने वाले हैं, तो आप इंटरनेट को ऑफ कर दो। तो इंटरनेट को अगर आप ऑफ कर दोगे मोबाइल में, या एयरप्लेन मोड पे रख दोगे, या एयरप्लेन मोड पे मत भी रखो क्योंकि कोई कॉल आएगा तो ये होगा, बट आप इंटरनेट को सिंपल ऑफ कर दो, डेटा स्विच ऑफ कर दो, तो भी वल्नरेबिलिटी कम हो जाता है। तो ये कुछ हम एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे हमें प्रिवेंशन होगा। तो कभी कभी हम ऐसा कहते हैं कि हमारे मोबाइल में है ही क्या, अगर कोई स्नूपिंग भी करेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। क्या है आपके मोबाइल में बताता हूँ, आपका बैंक अकाउंट का नंबर है, आपके फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम का अकाउंट है। सपोज करो कि कोई आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे गया और किसी ने कुछ गलत पोस्ट कर दिया जो कंट्री के अगेंस्ट है, किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट है, या न्यूडिटी करके कोई गलत फोटो उसने अपलोड कर दिया। पुलिस आपको पकड़ने आएगी कि आपने आईटी रूल का वायलेशन किया है। अब आप पुलिस को जस्टिफाई दो, कोर्ट में जाओ, पुलिस स्टेशन में केस लड़ो, इसमें कितना आपका टाइम जाएगा। सपोज करो कि कोई आपके बैंक अकाउंट में घुस जाता है और इससे 50,000 मनी विड्रॉ कर लेता है। आप पुलिस में कंप्लेन करने जाओगे, वो कहेंगे कि ठीक है हम कंप्लेन तो लिख लेते हैं, लेकिन फिर आपका मनी तो गया ना, इमीडिएट तो रिटर्न आने वाला है नहीं, हो सकता है कभी भी रिटर्न ना आए। तो ऐसा सोचना कि हमारे मोबाइल में कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। अगर हम किसी मिनिस्टर के पोजीशन पे हैं, कोई इंपॉर्टेंट लीडर हैं, तो बहुत कुछ है मोबाइल में। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि हमारे मोबाइल में कुछ भी नहीं है। बहुत कुछ हमारे मोबाइल से कोई ले सकता है। सपोज आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड का कोई डिटेल ले ले और कहीं पे किसी ने फ्लैट रेंट पे ले लिया और उसके बाद वहां पे कुछ गलत काम कर ले। अब आसाम से आपको फोन आएगा कि आपने यहाँ पे फ्लैट रेंट पे लिया था, आप जस्टिफाई करो, नहीं मैंने नहीं लिया था, देखो आधार कार्ड आपका नंबर है, यहाँ पे पैन कार्ड आपका नंबर है, आपने ही लिया होगा, चलो अब आप प्रूफ करो कि आप इनोसेंट हो, फिर क्या करोगे। तो इसलिए हमें अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए कुछ स्टेप्स हमें लेना है। और दूसरा, आप ट्राई करना कि जैसे बहुत सारे लोगों को हैबिट होता है कि कहीं भी जाओ तो मोबाइल अपने पास रखते हैं, तो ट्राई करना डिस्टेंस मेंटेन करना, और वेर एवर इट इज़ पॉसिबल, या जहाँ पे लगो कि आप पर्सनली कुछ कर रहे हैं तो वहाँ पे नहीं यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इंडिया में क्या लॉ है सर्विलेंस के लिए, स्नूपिंग के लिए? 2 लॉ है, एक है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट और दूसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। और थर्ड रूल्स है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसीजर फॉर सेफ गार्ड फॉर इंटरसेप्शन, मॉनिटरिंग, डिक्रिप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रूल 2009। अब शॉर्ट में मैं बताऊं, अगर कोई कंट्री के अगेंस्ट कुछ काम कर रहा है, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है,
दो कम्युनिटी के बीच में फाइट लेके आता है, दूसरे कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशन को खराब कर रहा है, उसमें हम सर्विलेंस कर सकते हैं। सर्विलेंस हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा का कर सकते हैं, वेदर ईमेल है, वेदर व्हाट्सएप है, वेदर सोशल मीडिया अकाउंट है, किसी का भी हम सर्विलेंस कर सकते हैं। तो ये दोनों लॉ के अंदर कहा गया है। लेकिन जहां पे ये सब चीज हो तब, लेकिन अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई ये कह रहा है कि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी ठीक नहीं है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आर्टिकल लिख रहा है, तो क्रिटिसिज्म जो है वो देशद्रोह थोड़ी है। क्रिटिसिज्म जो है वो एनिमिटी थोड़ी लेके आता है, क्रिटिसिज्म तो इंप्रूवमेंट लेके आता है ना। तो यहाँ पे ये दो हमारे पास एक्ट है, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये दो एक्ट है हमारे पास। नाउ इंडिया का डिजिटाइजेशन, पहले इंडिया का 20-30% डिजिटाइजेशन था, बट कोविड के टाइम पे हमें लगा कि नहीं, डिजिटाइजेशन एक रिक्वायरमेंट है, और बहुत ही फास्ट इंडिया का डिजिटाइजेशन हुआ। पूरे कोविड टाइम में अगर हम कुछ दो इंपॉर्टेंट चीज़ों को कंसिडर करें जो हमें फ़ायदा हुआ, तो पहला तो फ़ायदा ये हुआ कि डिजिटाइजेशन हुआ। जैसे अगर मैं कोविड से पहले आपको कहता कि आपको 1 घंटे का ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करना है, शायद कोई भी नहीं कर पाता, या मैं भी डिलीवर नहीं कर पाता। लेकिन उसके बाद लगा कि नहीं, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम तो कट आउट हो जाएंगे, हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो अब हम कंफर्टेबल हो गए हैं, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी, दोनों में हम कंफर्टेबल हो गए हैं। तो डिजिटाइजेशन एक गुड टेक अवे है कोविड का। और दूसरा कोविड का टेक अवे है कि हमने पर्सनल हाइजीन का इंपॉर्टेंस समझा। जैसे बहुत सारे लोगों को आप देखोगे तो चलते रहते हैं, बार बार उनका फेस पे हाथ जाता है, अपने नोज के अंदर वो फिंगर डालते हैं, तो ये पर्सनल हाइजीन नहीं है। लेकिन अब हमने उसका इम्पोर्टेंस समझा। तो डिजिटाइजेशन अब वर्क फ्रॉम होम एक नया नॉर्म हो गया है। हमें लगता है कि हम अपना 50-60% काम घर से ही कर सकते हैं। पहले हमें लगता था कि नहीं, हमें ऑफिस जाके ही काम होगा, लेकिन अब वर्क फ्रॉम होम एक नॉर्म हो गया है। एक मेरी कजिन सिस्टर आईटी में है, तो उनका तो ऑब्वियस है चलो वर्क फ्रॉम होम, तो लास्ट 1.5 ईयर से वर्क फ्रॉम होम कर रही है, और अभी टिल दिसंबर 2021 तक उनका वर्क फ्रॉम होम है। एक दूसरी मेरी कजिन सिस्टर है, वो फार्मा में है, तो उनका भी वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। तो अब ऐसे बहुत सारे जो हैं, जो सर्विस सेक्टर है वहाँ पे इजीली कर सकते हैं, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व नहीं है। देन रिमोट वर्किंग, जैसे मैं घर पे हूँ और मेरा लैपटॉप जो है वो यहाँ पे ऑफिस में है, तो भी मैं किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने लैपटॉप को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो इसको रिमोट वर्किंग कहते हैं। वर्चुअल वर्ल्ड है। फिर ये सब एक नया नॉर्मल बन गया ड्यू टू कोविड पैंडमिक, लेकिन पहले जो था ये नॉर्म तो था नहीं। अब डिजिटाइजेशन ज़्यादा हो रहा है इंडिया का, तो उसकी वजह से साइबर सिक्योरिटी ब्रीच भी हो रहा है। लास्ट ईयर बॉयज लॉकर रूम, ये एक इंस्टाग्राम पे ग्रुप था जहाँ पे दिल्ली एनसीआर के कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो लोग क्या करते थे, अपने क्लास के जो गर्ल्स स्टूडेंट थी उनके मॉर्फ फोटो जो है इंटरनेट पे रिलीज करते थे, जैसे फेस किसी का, बॉडी किसी का, और ऐसे रिलीज करते थे, जिसके वजह से एक गर्ल ने सुसाइड कमिट कर लिया था। तो साइबर सिक्योरिटी का ब्रीच भी हो रहा है। जब हम डिजिटाइजेशन इतना यूज कर रहे हैं तो उसका ब्रीच भी है। आप कितनी जगह पे देखोगे कि हम एक वर्क लाइफ का बैलेंस ही नहीं बना पाते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे ऑफिस में आया हूँ, तो अच्छे से मैं घर से रेडी होके आया, और यहाँ पे सिंगल पॉइंट एजेंडा है, मुझे काम करना है। लेकिन अब घर पे हूँ, जैसे कि मैं लेक्चर भी ले रहा हूँ और साथ में कुकर पे खाना भी बन रहा है, मैं उसको भी देख रहा हूँ, तो ये तो नहीं चलेगा ना। तो हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बट वहाँ पे डिसिप्लिन नहीं है हमारे अंदर, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि हम वर्क को ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो ऑफिस में 10 से 6 एफिशिएंट होकर काम करते हैं, बट घर में 8 से 8 तक का काम करते हैं, बट एफिशिएंसी है ही नहीं। तो ज़्यादा टाइम के लिए काम कर रहे हैं, बट एफिशिएंसी नहीं है। सो दिस इज एक्सटेंट ऑफ डिजिटाइजेशन इन इंडिया। अभी तक कुछ डाउट है किसी को तो आप पूछो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। हाँ हाँ, कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं कि हाँ, अच्छा बंद करना लो। हाँ, कर सकते हैं। और कुछ डाउट किसी को? सर, आपने वो जो पेगासिस के बारे में स्टार्टिंग में बताया था ना, वो जो सबकी पिक्चर्स थी, सब नेता की और लीडर्स की, एक मिनट, हाँ, तो वो वाला टॉपिक थोड़ा समझाइए ना सर। ये वाला। हाँ सर, ये वाला।
इसमें ये था कि द पेगासस प्रोजेक्ट एक रिपोर्ट आया जिसमें वर्ल्ड की 20 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जॉइंटली एक रिपोर्ट को पब्लिश किया और उसमें उन्होंने कहा कि 50,000 फोन नंबर वर्ल्ड ओवर उसको यूज किया गया सर्विलेंस के लिए। और इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो 300 नंबर को यूज किया गया, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट लीडर थे, जज थे, इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर थे, जर्नलिस्ट थे और इन एक्टिविस्ट थे, इन सबके मोबाइल के नंबर को सर्विलेंस पे डाला गया। सर सर्विलेंस यानी? जासूसी। ओके सर। कुछ और डाउट किसी को? सर माइक्रोफोन और जो कैमरा है वो हम ऑन करेंगे तभी वो टारगेट कर सकेगी ना उसको, कि बिना हम करे ही हो नहीं, जाएगा? वो क्या होता है कि जिस तरीके से आप अपने मोबाइल को कंट्रोल करते हो तो उसी तरीके से पेगासस जब आपके मोबाइल में आ जाएगा तो वो आपके मोबाइल को कंट्रोल करेगा। तो जब जब तक आपका मोबाइल ऑन है और तब तक वो कंट्रोल करेगा। तो माइक्रोफोन को उसने ऑन कर दिया, फोटो क्लिक कर दिया, वीडियो चालू हो गया, वीडियो कहीं पर चला गया, पूरा इंफॉर्मेशन, पूरा पेगासस आपके मोबाइल को कंट्रोल करेगा। तो सर ये किसी के भी अच्छा फोन को सर। कर सकता है? हाँ, किसी के ऊपर भी हो सकता है, लेकिन मतलब इम्पोर्टेंट लोगों के ऊपर ही होगा क्योंकि 70 लाख रुपया एक मोबाइल का है। तो अब जैसे कि कोई हमारे बैंक में 20-25 हज़ार है, वो निकालने के लिए कोई 70 लाख रुपया तो इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो एक चीज़ है, लेकिन अगर ये सस्ता होता तो फिर सबके ऊपर करते हैं। तो सर ये सब जो जासूसी किसने करवाई थी? गवर्नमेंट ने करवाई थी इंडिया के जो 300 नंबर्स आपने बोले? देखो, ये तो तो अभी वो पता नहीं है किसने करवाया था। रीजन क्योंकि एनएसओ कहता है कि हम इसको गवर्नमेंट को सेल करते हैं। गवर्नमेंट ने ना तो इसको एक्सेप्ट किया है ना तो इसको डिनाई किया है, तो अभी तक तो पता नहीं किसका। तो सारे लोग कह रहे हैं कि इसका जो है वो होना चाहिए, इम्पार्शियल इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो ये सर सच में एक एक फोन को मतलब ये सब ट्रैक करने के लिए 70 लाख लगते हैं? हाँ, 70 लाख रुपए लगते हैं। ओके सर। तो मतलब सबके मोबाइल पे तो नहीं कर सकते ना, मतलब ऐसे। नहीं। हाँ, तो डेट्स वाई जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनके ऊपर करेंगे। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। तानिया, हाँ आपने सही लिखा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि उनके भी कुछ नंबर्स हैं, उनको भी टारगेट किया गया है। करेक्ट, दिस इज करेक्ट। यस, इजराइल की कंपनी है एनएसओ। और कुछ डाउट किसी को? ठीक है, आगे मूव करते हैं। नाउ, डिजिटाइजेशन इंडियन सोसाइटी का हो रहा है। डिजिटाइजेशन का बेनिफिट भी है, डिजिटाइजेशन का लॉस भी है। अब पहले हम देखते हैं कि डिजिटाइजेशन का बेनिफिट क्या है। तो एक बेनिफिट है, जैसे कि आपके पॉकेट में 5,000 रुपये कैश है और आपको इसको पूरे मंथ में यूज़ करना है। कहीं पे आपने 10 रुपये दिया, कहीं पे 100 रुपया दिया, कहीं पे 20 रुपये दिया, और मंथ के एंड में आप ट्रैक करने जाओगे कि मैंने ये पैसे खर्च कैसे किए। तो आपने अगर 10 ट्रांजेक्शन किया होगा तो 4 ही याद आएगा। बट इमेजिन करो आपने सारा का सारा चेक के थ्रू किया, या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया, या गूगल पे से किया, और जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हो वहाँ कमेंट में लिख देते हो कि वेजिटेबल वेंडर, फ्रूट वेंडर, से ईटरीज, ये सब कमेंट में लिख देते हो, तो आप ट्रैक तो कर पाओगे ना। तो आपको पता चलेगा कि 10% आपका जो ट्रांजेक्शन हुआ है वेजिटेबल में हुआ है, 20% हुआ है फ्रूट्स में हुआ है। ओके, मुझे अब इसको कम करना चाहिए क्योंकि मैं ज़्यादा स्पेंड कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि आप अपना सारा का सारा डेटा को इजीली ट्रेस कर पाओगे, ट्रांसपेरेंसी होगा डेटा में। अगर डिजिटाइजेशन हो रहा है तो उसमें करप्शन कम हो जाएगा। जैसे गवर्नमेंट का टेंडर ऑनलाइन रिलीज हो रहा है, गवर्नमेंट का टेंडर ऑनलाइन फिल हो रहा है, तो उसमें तो सब पता है कि किस डेट को रिलीज हुआ, किस टाइम को हुआ, कोई मैनिपुलेशन तो कर नहीं पाएगा। बट मैनुअल वे में हो रहा है कि जैसे मैं ऑफिसर बैठा हूँ, मैं टेंडर रिलीज कर रहा हूँ, आप आए, मैं कहूँगा नहीं मैं तुमको टेंडर नहीं दूंगा, इसने मुझे 1 लाख रुपए दिए, मैं उसको टेंडर दूंगा। तो इससे करप्शन रिड्यूस होगा। जब हम लोग कॉलेज में थे, पता नहीं आपने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं किया है, तो उस समय क्या करते थे कि जीमेल में हमारा अकाउंट है, तो जैसे अब कॉलेज में अब जॉब इंटरव्यू स्टार्ट हो गए, तो हमने क्या किया था, सॉरी, तो हमने क्या किया था कि अपने सारे डेटा, अपने मार्कशीट, अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट,
सर्टिफिकेट जो थे वो सबको स्कैन करके और अपने जीमेल के ड्राफ्ट में सेव कर लिया था, ताकि इन केस कभी भी कोई इंटरव्यू आए तो तुरंत हम उसमें से प्रिंट निकाल के वो कंपनी को दिखा दें और फिर हम उनको कहें कि हम ओरिजिनल आपको बाद में दिखा देंगे। अब हम वही काम करते हैं, गूगल ड्राइव में करते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट स्टोर कर लेते हैं, जहाँ चाहे वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो वैसे ही एक डिजिटल लॉकर फैसिलिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि जैसे बैंक के लॉकर में हम अपने ज्वेलरी को, मनी को, प्रॉपर्टी के पेपर्स को रखते थे, तो वही डिजी लॉकर फैसिलिटी है जहाँ पे आप सारे अपने डॉक्यूमेंट को डिजिटली स्टोर कर सकते हो। तो पूरा कैरी करना ठीक नहीं है। अब कल क्या हुआ कि मेरे पर्स से आधार कार्ड कहीं पे गिर गया और ओरिजिनल आधार कार्ड था। तो मैं 2-3 जगह गया था, एक जगह मैं मेडिसिन लेने गया था, फिर एक टेम्पल था वहाँ पे गया था, और फिर मैं वैक्सीन लेने गया था। तो मेरे को अब डाउट था कि मतलब कहाँ पे गया ये। तो जहाँ पे वैक्सीनेशन का मेरा सेंटर था वो मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर था। तो मैंने बोला वापस जाऊँगा आऊँगा पता नहीं मुझे, तो मैंने बोला चलो मैं बैक ट्रेस करता हूँ। तो पहले मेडिसिन वाले के वहाँ गया, वहाँ नहीं मिला, फिर उसके बाद टेम्पल वाले के वहाँ पे गया, तो वहाँ पे मेरा गिरा हुआ था, मिल गया। लेकिन मैं इतना पैनिक हो गया क्योंकि ओरिजिनल था ये। उसके बाद अब इजीली बन भी जाता, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि पूरा प्रोसेस करो, पूरा आएगा, ये आएगा, उसमें जो परमानेंट एड्रेस है वहाँ पे पहले मेरे पेरेंट रहते थे, उन लोगों ने शिफ्ट कर दिया है, अब एड्रेस चेंज करो। तो अगर हम सारा डॉक्यूमेंट में अपने बैग में कैरी कर रहा हूँ, अपने पॉकेट में कैरी कर रहा हूँ, से एक बार अगर वो मिसप्लेस हो गया तो क्या। लेकिन अगर डिजिटली मैंने उसको स्टोर करके रखा है, तो सपोज करो मिसप्लेस भी होगा, मेरे पास नंबर तो होगा ना कि उससे मैं वापस फिर डुप्लीकेट बना पाऊँ। उसके बाद डिजिटाइजेशन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिड्यूस करता है। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, से अभी हमारा लेक्चर 10 AM को स्टार्ट हुआ और से 12 o'clock तक हमारा लेक्चर है। लेक्चर को एक्सेस करने के लिए 9:30 को आप अपने घर से निकलेंगे, लेक्चर खत्म करने के बाद 12:30 को आप अपने घर पे वापस चले जाएंगे। हाफ एन आवर से कम्यूटेशन का टाइम है, बारिश हो गया, ट्रैफिक हो गया, तो चलो और ज़्यादा ले लेते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेस करने के लिए आप कितना रिसोर्सेज को स्पेंड कर रहे हैं, तो आप 1 आवर एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहे हैं। आप बाइक लेके आए होंगे, रिक्शा में आए होंगे, तो आपका पेट्रोल गया होगा, वो भी आप स्पेंड कर रहे हैं। तो इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाई होता है, लेकिन डिजिटाइजेशन की वजह से तो कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ, लेक्चर 10 o'clock को स्टार्ट हो रहा है, 9:59 को मैं लॉग इन करूंगा, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। वहाँ पे मेरे घर का वैसे भी वाईफाई का बिल पूरे मंथ का 300 रुपये का आता है, लेक्चर भी अटेंड कर लूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट तो है नहीं। तो डिजिटाइजेशन की वजह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बच जाता है। जैसे कि मैं अपने पेरेंट को देखता था, जब मैं छोटा था, तो पूरे टाइम पे वो बिल ही भरते रहते थे। आज जा रहे हैं किसका लाइट का बिल भरने, कल जा रहे हैं किसका गैस का सिलेंडर बुक करने, परसों जा रहे हैं किसके लिए, तो से पोस्ट ऑफिस में कुछ रजिस्ट्री करना है उसके लिए, उसके बाद जा रहे हैं पानी का बिल भरने जा रहे हैं। पूरे साल वो बिल ही भरते रहते थे। LIC का भी ये ड्यू हो गया, चलो ये हम करने जाते हैं, बैंक में पासबुक प्रिंट करा के आते हैं, बैंक में मनी डिपॉजिट करके आते हैं, बैंक में निकाल के लाते हैं। लेकिन उनका जॉब ऐसा था कि उनके पास टाइम था, तो वो ये सब रिक्रिएशन होता था कि हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी मिली तो ये सब चलो काम कर लो। लेकिन अब देखो कि अपना वर्क कितना ईजी हो गया कि मेरे को याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम बैंक में कब विजिट किया था। 5-6 साल हो गए बैंक में विजिट किए हुए। कुछ भी काम होता है तो उनको मैं बुलाता हूँ, वो आते हैं, काम कर लेते हैं। और वैसे ये भी बहुत कम होता है, सारा काम जो है वो ऑनलाइन ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ट्रांजेक्शन का या कुछ भी ऑर्डर करना हो तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिजिटाइजेशन हमारा रिड्यूस करता है। जैसे एक और मैं एग्जांपल बताता हूँ कि 2006 में जब मेरा 12th का रिजल्ट आया, उसके बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना था मेरे को। तो पहले क्या होता था कि अहमदाबाद में जो LD कॉलेज है वहाँ पे पूरा काउंसलिंग होता था। तो यहाँ पे आओ, काउंसलिंग का एक टाइम होता था कि जैसे कि आपको आना है 26 जुलाई को, और 26 जुलाई को से 10 AM से लेके 1 PM के बीच में आना है। उस बीच में आप नहीं आओगे, आपको सीट ही नहीं मिलेगा, खत्म हो गया। चाहे बारिश हो रहा है, आप मर रहे हो, आपको कुछ भी हो जाए, आपको आना ही है उस टाइम पे। अब उस समय आओ, सीट नहीं मिला, वापस जाओ, फिर से रीशफलिंग होगा 1 महीने बाद, फिर से वापस आओ। लेकिन अब क्या हुआ है कि सारा का सारा आप ऑनलाइन कर दो, बेस्ड ऑन योर मार्क्स आपको कॉलेज एलोकेट हो जाएगा, सीट एलोकेट हो जाएगा। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आप रीशफलिंग में दूसरी जगह पे अप्लाई कर दो। तो ये सब हमारे वर्क को बहुत ईजी कर देता है डिजिटाइजेशन। डिजिटाइजेशन से कैशलेस ट्रांजैक्शन होगा। जितना कम हार्ड मनी सोसाइटी में फ्लो करेगा, उतना ही करप्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे।
हम ऑनलाइन टूल को यूज करके अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को आप देखना कि छोटे छोटे सिटी में रहते हैं बट फिर भी सोशल मीडिया के थ्रू, दूसरे ऑनलाइन टूल के थ्रू अपने बिजनेस को एक्सपांड करते हैं। ये जीडीपी ग्रोथ में हमें हेल्प करेगा क्योंकि एफिशिएंसी लेके आएगा, ह्यूज नंबर ऑफ जॉब क्रिएट करेगा आईटी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में। लास्ट ईयर लॉकडाउन लगा, सारे के सारे सेक्टर लॉस फील कर रहे थे, बट स्मार्टफोन, टैबलेट, इंटरनेट कंपनी या फिर कंप्यूटर की कंपनी, लैपटॉप की कंपनी ये लॉस नहीं फेस कर रहे थे बिकॉज लोगों को अब इसका रिक्वायरमेंट पड़ा कि अब उनको घर में लेक्चर अटेंड करना है, तो दे नीड ऑल दिस थिंग। डिजिटाइजेशन के चैलेंजेस क्या है? तो हमारे कंट्री में डिजिटल इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि लोगों को पता ही नहीं है कि इस चीज़ को यूज़ कैसे करना है। तो इसमें प्रॉब्लम ये अपीयर होता है कि जैसे आप अपने पेरेंट को देखना कि वो जो मोबाइल यूज़ करते हैं उसमें 10 फीचर होगा बट 2 या 3 फीचर ही यूज़ कर पाते हैं। लेकिन आपसे जो छोटे लोग होंगे, आपके कजिन होंगे या नेफ्यूज़ होंगे, उनको आप देखना तो वो पूरा का पूरा मोबाइल स्कैन करके एक एक फीचर उनको पता होगा कैसे यूज़ करना। जैसे मेरा एक अभी नेफ्यू है, 2 लोग हैं वो, तो हम लोग अभी 1 महीने पहले की बात है, तो मैं, मेरी वाइफ और जो बाकी सारे रिलेटिव थे एक रूम में बैठ के बात कर रहे थे। तो वो 2 लड़के हैं, दोनों उस रूम से निकल गए, वो लोग हॉल में चले गए, उन्होंने टीवी को चालू कर दिया और कार्टून नेटवर्क लगा के देख रहे थे। तो ये 3.5 ईयर के ही थे। तो फिर मैं सोचता हूँ कि जब मैं 3.5 ईयर का था क्या मैं इतना स्मार्ट था? तो शायद नहीं थे स्मार्ट, लेकिन न्यू जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। तो एक है डिजिटल इलिटरेसी मासेस के अंदर है। फिर उसके बाद कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। आप बड़ी बड़ी सिटीज़ में देखो वहाँ पे कनेक्टिविटी बेटर है, बट आप अगर छोटे सिटीज़ में देखोगे तो वहाँ पे तो कनेक्टिविटी ठीक नहीं है हाई स्पीड इंटरनेट का। दूसरा, हमारे कंट्री में टैक्सेशन और रेगुलेटरी गाइडलाइंस भी प्रॉपर नहीं है, जिसके वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं आता है और इसके अंदर भी बहुत सारा लूप होल्स है। तो हमें एक प्रॉपर रेगुलेशन करना पड़ेगा, जैसे कि टीवी है या थिएटर में कोई मूवी रिलीज करता है तो उसके लिए सेंसर बोर्ड है। अभी आप देखना कि शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड, उनको पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस का एलिगेशन है कि सिनेमेटोग्राफी एक्ट है उसका वोलेशन है और ये पोर्नोग्राफी कर रहे हैं, है ना, न्यूडिटी कर रहे हैं। लेकिन शिल्पा शेट्टी का कल कमेंट आया कि नहीं नहीं ये यूरोटिका है, दिस इज नॉट पोर्नोग्राफी, ये वो नहीं कर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस है। उनका ऐसा डिफेंस है कि हम लोग इसको यूज कर रहे हैं और ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसके कंटेंट बनाने के लिए। बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आपने सीरीज देखा होगा जिसमें ऐसा कंटेंट होता है, इसमें पोर्नोग्राफी से कोई भी लेना देना नहीं है। अब आप देखना कि जो टीवी है या थिएटर है उसके ऊपर हमने रेगुलेशन किया है तो बहुत सारा कंटेंट फिल्टर होके आता है, बट ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सीरीज आ रही है उस पर कोई फिल्टरेशन नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मीन्स स्टोरी लाइन कुछ भी हो बट एक ही वे में सारे लोग दिखा रहे हैं, कि जैसे भूत की मूवी हो या कोई मेडिकल थ्रिलर हो या कोई क्राइम थ्रिलर हो या लव स्टोरी हो, क्या स्पिरिचुअल है, बट सब में एक ही जैसा चल रहा है। तो ये तो अब ठीक नहीं है। तो हमें जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रहा है वैसे वैसे गवर्नमेंट को गाइडलाइंस लेके आना चाहिए। गाइडलाइन से फ्रीडम भी दे, ऐसा ना हो कि गाइडलाइन से हम गला दबा दे उसका और वो कुछ अच्छा कर ना पाए, लेकिन गाइडलाइन से उसको स्ट्रीमलाइन करें, जो गलत चीजें हो रही है उसको हम ठीक करें। देन इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट इंडिया में फास्ट नहीं हो रहा है। हमने कब का टारगेट रखा था, 2017-18 का ही टारगेट रखा था कि इंडिया के सारे गांव को हम हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट कर देंगे। उससे पहले टारगेट 2013 का था, लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ। रूरल एरिया अर्बन एरिया के बीच में डिजिटल डिवाइड है। जितने भी डिजिटल सर्विसेज अवेलेबल हैं वो इंग्लिश में अवेलेबल है, थोड़े बहुत हिंदी में अवेलेबल है, बट अगर मैं कन्नड़, तमिल, तेलुगु, गुजराती बोल रहा हूँ तो उसमें कम सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो लोकल लैंग्वेजेस में सर्विस कम अवेलेबल है तो मैं उसको कम एक्सेस कर पा रहा हूँ, तो लोकल लैंग्वेज में भी अवेलेबल होना चाहिए। साइबर क्राइम और प्रिवेसी का ब्रीच होता है जो हमने आगे देखा। अब साइबर सिक्योरिटी क्या होता है? जब हम लोग कॉलेज में थे, अभी तो जैसे आपके मोबाइल में इंटरनेट है, आपके कंप्यूटर में इंटरनेट है, बट जब हम लोग कॉलेज में थे तो ऐसा नहीं था कि सबके घर में कंप्यूटर होता था, और कंप्यूटर होता भी था तो सबके पास इंटरनेट हो जरूरी नहीं है। शायद 10 लोग के घर में कंप्यूटर होता होगा तो एक के पास इंटरनेट होता होगा। तो इंटरनेट के लिए हम लोग साइबर कैफे जाते थे। अब साइबर कैफे, साइबर जो वर्ड है वो 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एक है इंटरनेट और दूसरा है कंप्यूटर।
तो हमारे पास कंप्यूटर नहीं था, तो साइबर कैफे में गए, वहाँ पे कंप्यूटर यूज़ किया। कभी कभी मेल करने जैसे बेसिक काम के लिए भी जाना पड़ता था। दूसरा है वहाँ पे इंटरनेट था, घर में इंटरनेट नहीं था। तो साइबर का मतलब होता है इंटरनेट प्लस कंप्यूटर। कंप्यूटर है, इसमें दो चीज़ है, एक है हार्डवेयर है, दूसरा है सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर के अंदर एक और चीज़ ऐड कर दो आप, डेटा है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है कि इट इज़ सम टेक्नोलॉजी, इट इज़ सम प्रोसेस जिससे हमारा कंप्यूटर का हार्डवेयर, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का डेटा और कंप्यूटर का कनेक्टिविटी इंटरनेट, ये सारा प्रोटेक्टेड होता है। तो साइबर सिक्योरिटी को डिफाइन करते हैं, इट इज़ अ बॉडी ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोसेस एंड प्रैक्टिसेस टू डिजाइन टू प्रोटेक्ट साइबर वर्ल्ड। साइबर वर्ल्ड क्या है? नेटवर्क, इंटरनेट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा फ्रॉम अटैक, डैमेज और अनऑथोराइज एक्सेस। कोई आपके कंप्यूटर में, जैसे बीच में एक आया था रैंसमवेयर, कोई आपके कंप्यूटर में घुस जाएगा, आपके कंप्यूटर को लॉक कर देगा और आपको कहेगा कि आप हमें मनी दो, तब हम आपके कंप्यूटर को ओपन करेंगे। तो अनऑथोराइज एक्सेस है, डैमेज है एंड अटैक है। साइबर सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंस क्या है? गवर्नमेंट अपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो है वो ई गवर्नेंस के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रही है। तो ई गवर्नेंस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। जैसे अभी आपको वैक्सीन का अपना स्लॉट बुक करना है, वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी ऑनलाइन मिल जाएगा। तो हमें ट्रेन का टिकट बुक करना है, वो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। फ्लाइट का टिकट बुक करना, ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तो ई गवर्नेंस के थ्रू गवर्नमेंट अपने मेजर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च कर रही है, जिसका बेनिफिट ये होता है कि ये कोस्ट इफेक्टिव होता है। दूसरा, इसका वाइड रीच होता है, ये फास्ट होता है और ये ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे आप इमेजिन करो, अभी तो आपने पता नहीं कभी देखा होगा, नहीं देखा होगा, बट पहले हमें ट्रेन का रिजर्वेशन कराना होता था तो हमें प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता था और वहाँ पे काउंटर पे लाइन में खड़े होने पड़ता था। बहुत सारे लोग लाइन में हैं, तो 10 o'clock पे जब काउंटर ओपन होता था तो मैं, मेरा भाई, हम लोग फ्री होते थे तो हम लोग जल्दी चले जाते थे 8 o'clock, तो क्योंकि हमारा नंबर जल्दी आ जाए। लेकिन अब 10 o'clock पे ओपन होगा, IRCTC का वेबसाइट आप खोल के बैठो और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा दो, शायद 5 मिनट में या 10 मिनट में आपका काम हो जाएगा। लेकिन अर्लियर इट यूज्ड टू टेक 6 hours 7 hour लेता था, एंड इवन इफ यू आर लकी, तब अगर लकी नहीं हो तो फिर ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा। सारा का सारा सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट IT बेस्ड नेटवर्क से कर रही है। उसके बाद IT नेटवर्क जो है उसको डैमेज और डिसरप्ट कर देंगे, उससे क्या इफेक्ट होगा? तो एक इकोनॉमिक लॉस होगा। इमेजिन करो कि अमेजोन के वेबसाइट को, ऐप को कोई हैक कर लेता है और उसके बाद 4 घंटे तक अमेजोन बिजनेस नहीं कर पाएगा। अमेजोन को कितना लॉस होगा? करोड़्स में ये लॉस होगा। फिर उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी के लिए है, इमेजिन करो कि कोई इसरो का, DRDO का, इंडियन आर्मी का, एयरफोर्स का, उसने सिस्टम को हैक कर दिया, तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। एक जगह मैंने सुना था ऐसा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, तो वहाँ टेररिस्ट ने ट्राई किया था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के सिस्टम को हैक किया जाए। अब जैसे कि से इमेजिन करो कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है। टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और तब ये पूरा का पूरा प्रोसेस बंद हो जाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो ये वॉल मेल्ट हो जाएंगे, ब्लास्ट होने के चांसेस हैं, अनकंट्रोल हो जाएगा रिएक्शन। लेकिन अब मैं क्या करूं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे मैंने सेटिंग किया है, उसको मैं इंक्रीज करके 200 डिग्री सेल्सियस पे कर दूं, तो अब पूरा का पूरा प्रोसेस होते रहेगा और जैसे ही 100 के ऊपर गया सडन ब्लास्ट होगा। तो अगर ऐसे, या फिर 2 फ्लाइट है, एक फ्लाइट इस रूट में जा रहा है, दूसरा फ्लाइट इस रूट में जा रहा है, मैंने वो फ्लाइट के पूरे सिस्टम में चेंज करके दोनों को एक ही रूट पे सेम टाइम पे कर दिया, या एक ट्रेन को सेम टाइम पे कर दिया, एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। सोशल ऑर्डर है, जैसे कि सोशल मीडिया को यूज करके रूमर्स फैला सकते हैं, फेक न्यूज़ फैला सकते हैं। जैसे आप अभी कम्युनिटी ए को बिलोंग कर रहे हो, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे आपके रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है कि कम्युनिटी ए को उस स्टेट में बहुत मारा गया, बहुत पीटा गया। अब आप क्या करोगे? आप तलवार लेके, त्रिशूल लेके आप कम्युनिटी बी के ऊपर अटैक करने चले जाओगे। कितनी बार ऐसा होता है कि कुछ वीडियो सर्कुलेट होता है और बाद में पता चलता है कि ये वीडियो रेलिवेंट ही नहीं है, कहीं का भी वीडियो कहीं पे भी चिपका दिया। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अफेक्ट होगा। जैसे कि अभी मुझे रिसर्च करना था कि पेगासस क्या है, तो मैं गूगल पे थोड़ा सर्च कर रहा था तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिला
इमेजिन करो कि वो सारा इंफॉर्मेशन मैनिपुलेटेड मिलता, न्यूट्रल इंफॉर्मेशन नहीं मिलता, तो क्या होता? तो मैं एक ही टाइम पे सोचते रहता। एक मैंने ये देखा था, डॉक्यूमेंट्री देखा था, उसमें ऐसा कहा गया था कि कभी-कभी जो ऑथोरिटेरियन रूलर होते हैं, डिक्टेटर्स होते हैं, वो सबसे पहले तो जनता के सोच को चेंज करते हैं, और हम जनता को ऐसा लगता है कि हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, पर वो अपने हिसाब से काम नहीं करते हैं। कोई और आपके माइंड को इन्फ्लुएंस कर रहा है और आपसे काम करा रहा है। तो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगा, तो फिर हम ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। डेटा का सिक्योरिटी नहीं है, और क्रिटिकल सर्विसेज का ब्रेकडाउन होगा। जैसे कि आपने अगर कोरोना वायरस के टाइम पे ध्यान दिया होगा, तो बहुत सारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया था। जैसे कितनी हॉस्पिटल है एक पर्टिकुलर सिटी में, उस हॉस्पिटल में कितना बेड है, कितना बेड अभी ऑक्यूपाइड है, कितना बेड वैकेंट है। कि आपके घर में कोई इन्फेक्ट हुआ तो आप ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल ए में दौड़ के जाओ, नहीं खाली नहीं है, फिर वहां से हॉस्पिटल बी में जाओ, नहीं खाली नहीं है, हॉस्पिटल सी में जाओ। आपको पता होना चाहिए कि ओके हॉस्पिटल ई है, वहां पे खाली है, मैं तुरंत वहां पे रश करूं। तो ऐसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे पोर्टल लॉन्च किए थे। सेम रेमडेसिविर के लिए भी किया था गवर्नमेंट ने, तो जिससे जनता को प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे बहुत सारे क्रिटिकल सर्विसेज हैं हम ऑनलाइन चला रहे हैं, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट क्या है? तो एक तो है साइबर एस्पियोनेज है, स्पाइंग, जासूसी करना, जिस पेगासस जिसका एग्जांपल है। साइबर वॉरफेयर है, दूसरे कंट्री के इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर हम अटैक करते हैं। जैसे कि पाकिस्तान ने इंडिया के मिलिट्री के वेबसाइट को हैक कर लिया, रेलवे के वेबसाइट को हैक कर लिया। क्या हुआ मेहुल, आज बहुत सो रहे हो आप, है ना? उठ जाओ, बारिश में घूम क्या हो बाहर से। तो दूसरे कंट्री के इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम अटैक करते हैं। साइबर टेररिज्म है, जो टेररिस्ट होते हैं अपने एक्टिविटी को प्लान करने के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, अपने आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए, पैसे कलेक्ट करने के लिए, फंडिंग के लिए, कमांड एंड कंट्रोल के लिए और कम्युनिकेशन के लिए, और वो साइबर वर्ल्ड को यूज़ करते हैं। आपने अगर देखा होगा कि मुंबई का जब अटैक हुआ था मुंबई में, तो 4 टेररिस्ट ताज होटल में थे और बहुत सारे न्यूज़ चैनल लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। तो वहाँ पे जो उनका हैंडलर था पाकिस्तान में, वो उनको बताया था कि नहीं नहीं तुम फर्स्ट फ्लोर पे जाओ, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हम टीवी में देख रहे हैं। वो फिर फर्स्ट फ्लोर पे जाते थे, वहाँ पे लोगों को किल करते थे। तो ये क्या हुआ कि उनको इन्फॉर्मेशन सारा पता चल रहा है और वो अपने प्लानिंग को और ज़्यादा प्रिसाइज कर रहे हैं, और जिसकी वजह से वो अच्छे से अटैक प्लान कर पा रहे थे। फिर साइबर क्राइम है, कोई आपके बैंक अकाउंट में घुस के और वहाँ से पैसे ले सकता है। मेरे साथ खुद ये हुआ है। जैसे 2018 में अहमदाबाद में मेरा ऑफिस था, वहाँ से फ़ोन आया कि एक को एडमिशन लेना है और उसके जो भाई हैं वो उत्तराखंड में आर्मी में है, तो उसको पैसे ट्रांसफ़र करना है। तो मैंने उनको कहा कि अपना जो बैंक की डिटेल है आप उनको दे दो। तो उसने कहा कि नहीं, उसको पेटीएम में ही करना है। तो मैंने बोला ठीक है। तो मेरे को लगा कि वो जो आदमी होगा सामने बैठा होगा यहाँ ऑफिस में, मैं उस समय दिल्ली में था, सामने बैठा होगा, बट उस आदमी का फ़ोन आया था यहाँ पे और मैं जल्दी में था तो मैंने पूछा नहीं। तो फिर उस आदमी का मेरे ऊपर कॉल आया कि सर ऐसा ऐसा है, मैंने आपके ऑफिस पे कॉल किया था, उसने नंबर दिया। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला आप कर दो, मेरा पेटीएम नंबर ये है ना। तो फिर उसने कहा कि सर मैं कब करूं, कब फ्री होंगे? तो मैंने बोला कि मेरा 12 o'clock लेक्चर खत्म होगा, फिर आप कर देना। तो जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ, मेरा दूसरा लेक्चर 12:30 को था, बीच में मुझे लंच भी करना था। तो उसका फ़ोन आया तो बोला कि सर आपके वहाँ पे एक नंबर भी आया होगा, वो भी मुझे देना, तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो 4-5 डिजिट का था। मैंने बोला हाँ ये ले लो। फिर मेरे पेटीएम से ही खाली हो गया पैसा, और मेरे पेटीएम में उस समय सिर्फ 1200-1300 रुपए थे, तो वो खाली हो गया। तो मुझे समझ भी नहीं आया। फिर मैंने बोला होगा कुछ टेम्पररी, चलो बाद में देख लेंगे लेक्चर के बाद। 3 o'clock फ्री होता हूँ तो देखता हूँ पूरा खत्म। फिर मैंने सोचा कि इसको फ़ोन कर लेता हूँ कि ये है क्या, मुझे समझ में तो नहीं आया। नहीं, फ़ोन किया, फ़ोन स्विच ऑफ। उसके बाद यहाँ पे ऑफिस से फ़ोन किया तो उन्होंने बोला नहीं नहीं हमें भी फ़ोन आया था। मैंने बोला यार बताया करो। फिर उसके बाद पुलिस में गया तो उन्होंने बोला क्या सर 1200-1300 के लिए क्या करोगे, कहाँ ढूंढने जाए, हमारे भी कितने बार ऐसे हो गए हैं। तो मैंने बोला सर हो गए पर लिखो तो सही। तो बोलता नहीं सर नहीं मिलता, छोड़ो ना, जाने दो, 1200 क्या है, कुछ भी नहीं है। मैंने बोला फिर छोड़ो, जाने दो ऐसे। तो ऐसे 1201 लोग ऐसे दिन में 10-10 बकरे भी पकड़े, तो काफ़ी अच्छा है। दूसरा, इंफॉर्मेशन हमारा कोई लेके एक फेक प्रोफाइल बना सकता है। उसके बाद पायरेसी हो सकता है। जैसे हम कॉलेज में थे तो हमारे पास पैसे नहीं होते थे कि कौन मल्टीप्लेक्स में जाएगा, और उस समय 15 रुपये 20 रुपये में हम देखते थे मूवी। और मल्टीप्लेक्स का उतना वो नहीं था, कल्चर नहीं था, तो सिंगल जो स्क्रीन थिएटर होता था
15 रुपए 20 रुपए में, कभी कभी तो खराब पिक्चर हो तो 10 रुपए में भी देखते थे, और क्वालिटी कॉन्शियस तो थे नहीं, मतलब जो भी होगा हॉस्टल से तो अच्छा ही होगा, क्या फर्क पड़ेगा। तो इतना भी पैसे नहीं होते थे। तो हॉस्टल के बाहर क्या होता था कि सीडी वाला बैठता था, 30 रुपए में 6 मूवी अंदर होती थी, सीडी लेके जाओ तो खरीद लिया, तो पर मूवी जो है वो तो 5 रुपए का हुआ। फिर कोई भी हॉस्टल में खरीद के आता था तो पूरे हॉस्टल में वो सर्कुलेट होता था, यानी पर पर्सन 10 पैसा भी शायद नहीं पड़ता होगा, उससे भी कम पड़ता होगा। तो ये पायरेसी है। ब्लैकमेलिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं, जैसे कितनी बार आप देखना कि फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे कुछ लोग जो है वहाँ पे अफेयर या रिलेशनशिप में चले जाते हैं और बहुत सारे अपने फोटो और वीडियो ऐसे शेयर करते हैं और बाद में उसी को यूज करके उनको ब्लैकमेल किया जाता है। उसके बाद मालवेयर। मालवेयर मतलब हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, उसके डिजाइन में कुछ वीकनेस है और मैं क्या करूंगा, जानबूझ के उसके अंदर कुछ ऐसा बग इंस्टॉल कर दूंगा जिससे उस वीकनेस को एक्सप्लॉइट कर पाएगा। देन हैकिंग, किसी के सिस्टम में घुस के और उसके पूरे फंक्शन को अफेक्ट करना, पूरे फंक्शन को कंट्रोल करना। आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है, आपके आइडेंटिटी का कोई डुप्लीकेट आइडेंटिटी बना के और उसका मिसयूज कर सकता है। अब तो रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया, नहीं तो पहले लोग से सिम कार्ड में बहुत होता था कि जैसे आपने किसी जॉब इंटरव्यू में अपना कोई आइडेंटिटी कार्ड दिया है, वो किसी और के पास चला गया, उसको यूज़ करके वो नया सिम कार्ड खरीद लेता था और फिर अगर आप प्रॉब्लम में भी फ्यूचर में फंस सकते हो। बट अब तो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है, तो अब नहीं है सब। कैसे हम साइबर सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं? हम अपने पुलिस पर्सनल को अच्छे से ट्रेन करें। बेंगलोर की पुलिस इंडिया की सबसे हाईटेक पुलिस है, बट जितना भी उनके पास साइबर क्राइम के केसेस आता है तो 10% केसेस को ही सॉल्व कर पाते हैं। तो ये तो मैं बेंगलोर की पुलिस के बारे में बात कर रहा हूँ। आप रूरल इंडिया में जाके देखोगे तो वहाँ पे पुलिस को कंप्यूटर चालू करना भी नहीं आता, तो साइबर क्राइम के केसेस को कैसे सॉल्व करेंगे? उसके बाद जितने भी इसमें स्टेक होल्डर इन्वॉल्व है, जैसे अभी मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, तो मोबाइल सपोज ओप्पो का यूज़ कर रहा हूँ, उस मोबाइल के अंदर इंटरनेट है एयरटेल का यूज़ कर रहा हूँ। मोबाइल के अंदर मैं व्हाट्सअप यूज़ कर रहा हूँ, व्हाट्सअप एक यूएस की कंपनी है और मैं इंडिविजुअल, तो मैं इंडिविजुअल इंडिया का सिटीजन हूँ। उसके बाद ओप्पो मोबाइल चाइना की मोबाइल है। उसके बाद मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, एयरटेल का यूज़ कर रहा हूँ और उसके अंदर व्हाट्सअप यूज़ कर रहा हूँ, यूएस की कंपनी है। तो इन सबका एक एक्टिव कोलैबोरेशन होना चाहिए, फिर हम साइबर सिक्योरिटी के साथ डील कर देंगे। और हमें जनता को भी बताना चाहिए कि कैसे आप इसका रिस्पॉन्सिबल यूज़ कर पाओगे। जैसे मेरे एक अंकल हैं, तो उनके पास क्या है कि 4-5 ऐसे डेबिट कार्ड हैं, तो कहते याद ही नहीं रहता कि एचडीएफसी का पिन क्या है, एसबीआई का पिन क्या है, तो परमानेंट मार्कर से उन्होंने लिख दिया है एसबीआई का डेबिट कार्ड है 2301, एचडीएफसी का डेबिट कार्ड है 5481। तो मैंने बोला अंकल आपका पर्स किसी के हाथ में लग गया तो ये तो पूरा खाली कर देगा। तो उन्होंने बोला हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो मैंने बोला करो ही, फिर ऐसा तो कैसे चलेगा, है ना। तो अब देखो इतना ईज है। फिर एक दूसरा फ्रेंड है, उसने उसके मोबाइल में जो नोट आता है उसमें नोट में लिख के रखा था कि बैंक अकाउंट नंबर दिस, पासवर्ड दिस, फिर उसके बाद गूगल पे दिस, पेटीएम दिस। मैं बोला सही है तुम्हारा तो, और ऐसे तो कोई भी खाली कर सकता है ना। तो ये हमें पता भी नहीं होता, इतना इनोसेंट हम होते हैं कि, और फिर वो हमें बेवकूफ बना लेता है। फिर सर्विस प्रोवाइडर जो है उनको विजिलेंट होना चाहिए कि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन को सर्च कर रहा है, तो उसको वो रेड फ्लैग करें। प्रॉपर रेगुलेशन होना चाहिए और डेटा को इस तरीके से हैंडल करें कि वो प्राइवेसी को सेफगार्ड करें। तो इस तरीके से साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट पेगासस स्पाईवेयर एंड साइबर सिक्योरिटी कैसे इंश्योर कर सकते हैं। बुकलेट आज इवनिंग तक मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, हार्ड कॉपी आप कल तक कलेक्ट कर सकते हैं। कुछ डाउट है किसी को, देन यू कैन आस्क। ओके, तो फिर हम कंक्लूड करते हैं सेशन। सर एक डाउट है। यस बोलिए। सर वो जो एक न्यूज आया था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड। अच्छा, वो मैंने नहीं पढ़ा है, किसके कंटेक्स्ट में है? सर वो इस कंटेक्स्ट में था कि एक एक करके पूछ लो, पहले पहला पूछ लो। सर वो इसमें था ना कि कोर्ट ने उसको वैलिड नहीं ठहराया 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को। अच्छा, ये मुझे नहीं पता, मैं देख के बताऊंगा। अगर कुछ फोटो वगैरह है तो आप मुझे भेजना, मैं देख के बता दूंगा। ठीक है सर, मैं भेज दूंगी। ओके, मयूरी आप क्या बोल रहे हैं? यस बोलिए वैशाली।
सर मैं आपको पूछना चाहती थी कि अगर हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो किस तरह से पढ़ना है, मतलब उसमें से कुछ नोट्स बनानी है कि नहीं उसमें से कुछ एमसीक्यूज ऐसे देखना है नहीं, कि। कुछ नहीं। अभी जैसे फर्स्ट टाइम आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना, तो उसको स्टोरी बुक की तरह ही पढ़ो। जब सेकंड यस टाइम आप सर। पढ़ोगे ना, तो सेकंड टाइम आप टॉपिक के नोट्स बनाना। सेकंड टाइम जब वो पढ़ोगे, फर्स्ट टाइम तो स्टोरी बुक की तरह पढ़ना है। जो भी समझ में आता है, जहां भी समझ में आता है, उसके ऊपर कुछ कमेंट लिखना है, हाइलाइटर यूज करना है, वैसे करो। जब सेकंड टाइम पढ़ोगे तब आप नोट्स बनाना। ओके सर, तो मैं आपको पूछूंगी तब जब सेकंड टाइम पूछूंगी हाँ कि हाँ कैसे नोट्स हाँ, सेकंड बनाना टाइम है। नोट्स बनाना है, क्योंकि पहली बार बनाओगे तो ठीक नहीं रहेगा वो। ओके सर, थैंक यू सर। या यस मयूरी, आप क्या पूछ रहे थे? नहीं सर, ये 97 अमेंडमेंट पूछ रही थी ना, तो ये नहीं मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन नई बनाई है, हाँ तो उसके रिगार्डिंग था सर, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट लिस्ट के अंदर आती है ना, मतलब हाँ तो इसीलिए उन्हें इनवैलिड किया था कि ये सेंट्रल नहीं ऑपरेट कर सकते, ऐसा ऐसा कुछ था। हाँ, ये तो मैंने भी सुना था। ठीक है, पायल क्लियर हो गया कोऑपरेटिव आपका? सोसाइटी रिगार्डिंग। ओके, कुछ और डाउट किसी को? सर यस। जो बुधवार सर शायद थर्सडे का न्यूज़पेपर था, उसमें ऐसा था, एक आर्टिकल था जो आपने हाईलाइट नहीं किया था पर एनर्जी से रिलेटेड था, तो मैंने पढ़ा, तो उसमें ऐसा था कि बनास डेयरी एशिया की बिगेस्ट डेयरी है। ओके, जब सर्च किया तो दूध सागर डेयरी के बारे में बता रहे हैं, तो सर कौन सी डेयरी बिगेस्ट डेयरी है? अमूल तो है या? ये तो मेरे को नहीं पता, देखना पड़ेगा। कौन सा है, पता है किसी को? अच्छा, अमूल। अच्छा, एरिया वाइज बनास है और मिल्क प्रोडक्शन में अमूल है। अच्छा, तो ऐसा है। ओके सर, तो फिर ये दूधसागर डेयरी को जो लार्जेस्ट डेयरी बताते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन में। अब ये नहीं पता मेरे को, ये नहीं सर पता। अमूल ही हो सकता है ना, दूध सागर तो नहीं सर हो मुझे भी सकता। अमूल ही लगा, पर फिर पेपर में चलो बनास डेयरी को बोल। मैं देख के आपको बता दूंगा। ओके सर, यस सर। थैंक यू। कुछ और डाउट किसी को? ओके, तो हम कंक्लूड करते हैं सेशन को। थैंक यू एंड गुड डे एवरीवन।